चलिए आज बात करते हैं मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक लेखिका की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब एक इंसान और हाँ, एक पूरा देश दोनों ही अपनी आवाज और अपनी आजादी की तलाश में थे। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है, एक गहरा और विरोधाभासी रिश्ता। ये कहानी लेखिका और उनके पिता के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते की नींव पर टिकी है। एक ऐसा असर जो एक तरफ टकराव से भरा था तो दूसरी तरफ प्रेरणा भी वहीं से मिल रही थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस दुनिया को समझते हैं जहां मन्नू भंडारी पली बढ़ी। एक ऐसी दुनिया जिस पर उनके पिता के दमदार व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। मतलब उनके पिता ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसे थे। एक तरफ इंदौर में वो एक जाने माने समाज सुधारक थे, शिक्षा पर जोर देने वाले, प्रोग्रेसिव सोच वाले। लेकिन दूसरी तरफ जब बिजनेस में घाटे के बाद परिवार अजमेर आया तो वो एकदम गुस्सैल और अहंकारी बन गए। और यही जो दोहरापन था ना, यही मन्नू की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। अब एक शब्द है जो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, अहमवादी। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो। और ये चीज उनके पिता के कैरेक्टर में इतनी अंदर तक थी कि उनके हर फैसले पर इसका असर दिखता था। और देखिए, कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जब हम उनके माता पिता के बीच का फर्क देखते हैं। पिता गुस्सैल, समाज में नाम कमाने की चाहत वाले, और माँ ठीक उनकी उल्टी, पढ़ी लिखी नहीं लेकिन धीरज और त्याग की मूरत। मन्नू भंडारी कहती हैं कि माँ का सब कुछ सहना एक तरह से धरती जैसा था, पर उन्होंने इसे कभी अपने लिए एक आइडियल नहीं माना। तो सवाल उठता है कि इतने बंधे हुए माहौल में सोच में बदलाव की वो चिंगारी आई कहाँ से? ये दो खास लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने उनकी दुनिया ही बदल दी। और मजे की बात देखिए, पहला असर तो खुद उनके पिता का ही था। उन्होंने ही घर में राजनीतिक बहसों में बैठने को कहा और अनजाने में ही सही उन्हें एक्टिविज्म की तरफ धकेल दिया। और दूसरा और शायद सबसे अहम असर उनकी हिंदी प्रोफेसर शीला अग्रवाल का था। पिताजी की एक सोच बड़ी मॉडर्न थी। वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका मानना था कि ये वो जगह है जहां हुनर और काबिलियत जलकर राख हो जाती है। और सच कहें तो इसी सोच ने मन्नू को किचन से दूर विचारों की एक नई दुनिया से जुड़ने का मौका दिया। और इस मौके को एक जुनून में तब्दील कर दिया प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने। उन्होंने सिर्फ पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी, बल्कि साहित्य पर खुलकर बहस करना सिखाया। उन्होंने मन्नू की पहचान उन लेखकों से करवाई जो समाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाते थे, और बस यहीं से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि सोचने समझने की ये चिंगारी भारत के उस उथल-पुथल भरे दौर में एक राजनीतिक एक्शन की आग कैसे बन गई। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप हुआ। सफर शुरू हुआ घर पर चुपचाप पॉलिटिकल डिबेट सुनने से, फिर कॉलेज में लिटरेचर पर बहस होने लगी, और देखते ही देखते वो सड़कों पर हड़तालों और रैलियों का हिस्सा बन गई, और आखिर में एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर के तौर पर उभरी। और माहौल भी तो देखिए, ये बात हो रही है 1946-47 की। हड़तालें, जुलूस, जोशीले भाषण, पूरा देश उबल रहा था। लेखिका खुद कहती हैं कि इस माहौल ने उनकी रगों में दौड़ते खून को जैसे लावे में बदल दिया था। अब ऐसे में कोई भी जोशीला नौजवान घर पर कैसे बैठ सकता था? तो अब जब वो इतनी एक्टिव हो गई तो जाहिर है उनका सीधा टकराव अपने पिता से हुआ, और यहीं से उनके कैरेक्टर के जो गहरे विरोधाभास थे वो खुलकर सामने आने लगे। कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। कॉलेज के प्रिंसिपल की एक चिट्ठी घर आती है जिसमें पिताजी को बुलाया गया था। ये एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन की वार्निंग थी, और पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। तो वो घर से तो बहुत गुस्से में निकले थे। अब सवाल ये है कि जब वो वापस आए तो क्या हुआ? क्या मन्नू की खैर नहीं थी? लेकिन हुआ ठीक उल्टा। वो तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। प्रिंसिपल ने जब बताया कि आपकी बेटी के एक इशारे पर पूरा कॉलेज बंद हो जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये तो पूरे देश की पुकार है। उनकी यश कामना यानी नाम और शोहरत की चाहत उनके गुस्से पर भारी पड़ गई। पर ये कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उनके एक पुराने ख्यालात वाले दोस्त ने शिकायत की कि आपकी बेटी लड़कों के साथ सड़कों पर नारे लगाती है, भाषण देती है। ये सुनते ही पिताजी का सामाजिक मान मर्यादा का डर जाग गया और वो फिर से नाराज हो गए। लेकिन फिर उसी शाम घर पर एक और मेहमान आए, उनके एक बहुत ही इज्जतदार और खुले विचारों वाले दोस्त, डॉक्टर अंबालाल जी।
और डॉक्टर साहब ने आते ही कहा, मन्नू, मैं तो तुम्हारा भाषण सुनकर सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बस एक सम्मानित इंसान से मिली तारीफ ने पिता के गुस्से को एक झटके में फिर से गर्व में बदल दिया। तो यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अंतर्विरोध। उनके पिता इसी कश्मकश में जीते थे। एक तरफ अपनी बेटी को सबसे आगे देखने की जिद और दूसरी तरफ समाज क्या कहेगा इसका डर। ये दोनों चीजें हमेशा आपस में टकराती रहती थीं। तो ये जो एक पर्सनल लड़ाई थी अपनी आवाज को ढूंढने की, ये उस दौर में चल रही थी जब पूरा देश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। कॉलेज का जो आखिरी संघर्ष था ना, वो भी अपने आप में एक छोटी मोटी आजादी की लड़ाई ही थी। मई में प्रोफेसर अग्रवाल को नोटिस मिला। जुलाई में मन्नू और कुछ दूसरी स्टूडेंट्स की कॉलेज में एंट्री बैन कर दी गई, लेकिन उन्होंने बाहर से ही इतना जोरदार विरोध किया कि अगस्त में कॉलेज को झुकना पड़ा और उन्हें वापस लेना पड़ा। ये उनकी अपनी एक छोटी सी पर बहुत जरूरी जीत थी। लेकिन इस जीत की खुशी पर सदी की सबसे बड़ी जीत की खबर आ गई। 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी। तो एक तरफ एक लड़की की अपनी आवाज खोजने की कहानी और दूसरी तरफ एक देश की अपनी आज़ादी पाने की कहानी। सोचने वाली बात है ना कि कितनी बार ये दोनों कहानियां असल में एक ही कहानी होती हैं।